So let's begin. So students, welcome to the first class of CS Executive, right? So इसके अंदर में देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें, वी आर स्टार्टिंग विद टैक्सेशन सब्जेक्ट, राइट? सो टैक्स सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टैक्स आप लोग क्या समझते हैं, टैक्स क्या होता है? टैक्स आप लोगों ने आई होप सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं पर पेरेंट्स दे रहे हैं, आप खुद आपने कभी टैक्स दिया है? आपने कभी कुछ टैक्स दिया है? खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स दिया है, और भी कभी टैक्स दिया है आप लोगों ने? आप भी रेगुलरली कोई सामान परचेज करते हैं तो फिर आप उस पर टैक्स देते हैं, राइट? तो आप भी टैक्सेस, ऐसा नहीं आपने टैक्स नहीं पे किया, यू ऑल्सो हैव पेड टैक्स. सो टैक्स इज अ वन सब्जेक्ट विच यू कैन से, जिसका एप्लीकेशन जो है ना आपके लाइफ के हर एक मौके पर आता रहता है, डेली यूज में आता रहता है, राइट? तो टैक्स सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. सिर्फ इसको जो है ना एक ही प्रॉब्लम आती है, याद करना जो है डिफ़िकल्ट होता है. तो वो भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि हम कैसे करके उन चीज़ों को याद कर पाएंगे. बट टैक्सेशन ओवरऑल इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट? सो लेट्स बिगिन विद टैक्स पेपर. टैक्स मैं समझना चाहूँगा कि होता क्या, व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज टैक्स, टैक्स होता क्या है? एनीवन एल्स? गवर्नमेंट की रेवेन्यू टैक्स हो गई, और कुछ? एनीवन एल्स? बताओ. गवर्नमेंट के चार्ज, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू में तो या गवर्नमेंट के चार्जेस में तो जैसे अपने लोग ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट के चार्जेस रेवेन्यू में आता है कि नहीं आता है? वो एक पार्ट हुआ. तो टैक्स हुआ क्या? It is a compulsory payment which is imposed by the government on the citizens या on the people, which is ultimately utilized for the benefit of everyone living in the country. So tax क्या हुआ? Tax is a compulsory payment. Government ने इसको compulsorily इसको लगा दिया. इसको गवर्नमेंट कंपल्सरी लगाती है, कंपल्सरी सभी को देना पड़ता है, और इसका इस्तेमाल सरकार क्या चीज़ में करती है? बेनिफिट ऑफ एवरीवन लिविंग इन दी कंट्री. हमारे आपके उपयोग के लिए, हमारे आपके सहूलियत के लिए, उसकी सर्विसेज को देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स के इस रेवेन्यू का इस्तेमाल करती है, राइट? अब हम लोग समझते हैं कि दो काइंड ऑफ टैक्सेस होते हैं. दो काइंड ऑफ टैक्सेस कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द सिटीजंस ऑफ इंडिया. अब टैक्स अगेन दो टाइप के, एक हुआ आपका डायरेक्ट टैक्स, एक हुआ आपका व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जो किसी इंडिविजुअल्स पे लगे वो डायरेक्ट टैक्स, और जो इंपोज हो जाए इसके बाद मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर यूज करेगा वो उसके ऊपर वो इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये शिफ्ट हो सकता है. ठीक है. एनीवन एल्स? जो आप लोगों ने सुना है ना डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो बताइए ना जरा सा क्या होता है, बताइए. यही क्या, यही क्या? नहीं, डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल पे ही नहीं लगता, और भी लोगों पे लगता है. पार्टनरशिप फर्म पर भी लगता है, कंपनीज पर भी लगता है, और भी लोगों पर लगता है. यस, परफेक्ट. सो जैसे आपने कहा ना कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि किसी इंडिविजुअल पर लगता है, रॉन्ग. इनडायरेक्ट टैक्स अपने सही डिफाइन किया, जिसका हम बर्डन किसी और पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? मगर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन हम किसी और पर ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं कर सकते, उसका बर्डन हमें ही बियर करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है हमारे लिए? वो कहलाता है हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स. तो दो काइंड ऑफ टैक्सेस, हम मतलब टैक्सेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब वो टैक्स जिसका बर्डन आप किसी और पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन आप किसी और पर ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर में जीएसटी लगाया है, ठीक है? गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें जीएसटी देंगे. लेट्स से गवर्नमेंट ने मेरी सर्विसेज पर 10% का जीएसटी लगा, तो मेरी कोचिंग की फीस है 10,000 रुपये.
तो मुझे 1,000 रुपये सरकार को देना है। अब पता है मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फीस जो स्टूडेंट से लूँगा वो 10,000 प्लस 1,000 11,000 स्टूडेंट से लूँगा, 10,000 खुद रखूँगा और 1,000 गवर्नमेंट को दे दूँगा। दिस इज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। अब मेरी बात को समझिएगा, इसका बर्डन हमने ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि इसने कहा सर बर्डन कौन बियर करता है, हु हैज टू बियर द बर्डन, बर्डन इज टू बी बोर्न बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर कस्टमर, वो हमारा बर्डन बियर करेगा। सो इसका भार किसके ऊपर में आया, कंज्यूमर के ऊपर में आया। हमने कंज्यूमर से कहा कि आपको हमें 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ जीएसटी, और वो हम गवर्नमेंट को जा कर के दे देंगे। आप जब भी कोई गुड्स कोई सर्विसेज आप कंज्यूम करते हैं तो फिर उस पर आप जीएसटी पे करते हैं। जीएसटी इज लेवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, राइट, बट जीएसटी कॉमनली सभी चीज़ों पर लेवाई होता है। और कभी ना कभी आप भी एज कंज्यूमर सामान जब भी खरीदते हैं मार्केट से तो फिर आप भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपने आज तक कभी टैक्स पे किया या नहीं पे किया है, तो यस आपने भी कभी ना कभी टैक्सेस को पे गवर्नमेंट को जरूर से किया होगा, राइट। फिर अगर आगे आए बात को, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जैसे मेरी फीस है 10,000, गवर्नमेंट ने लेट से मेरे ऊपर में 20% का इनकम टैक्स भी लगा के रखा है, तो मेरी फीस 10,000 मान लो ये पूरी की पूरी मेरी कमाई है। अब जो मेरी कमाई है इसमें से मैं 2,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करूंगा। क्या मैं ये स्टूडेंट से अपने ऐड करके एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? कैन आई चार्ज इट फ्रॉम माई स्टूडेंट एक्स्ट्रा? क्या मैं अपने स्टूडेंट से कह सकता हूँ कि आप मुझे 10,000 ये भी दीजिए, 2,000 का इनकम टैक्स का अलग से दी, क्योंकि सरकार मेरे से 2,000 रुपये इनकम टैक्स का अलग से पैसा ले लेगी? नहीं, हम इनकम टैक्स का पैसा अपने कंज्यूमर से नहीं ले सकते, हम उसका बर्डन उनके ऊपर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम लोग किसी और पर ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं कर सकते, उसका बर्डन हमें खुद ही बियर करना पड़ता है। ध्यान से फिर से एक बात को समझिएगा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ने सरकार ने मेरे ऊपर ही लगाया। आई एम द पर्सन हु इज लायबल टू पे बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी, बट जीएसटी का बर्डन मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, और इनकम टैक्स का बर्डन मैंने खुद बियर किया, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप सो ये क्लियर होगा सभी लोगों को। तो इंडिया में बहुत सारे काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, राइट, बट अब ये सिर्फ दो ही रह गए हैं मेनली, एक तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक दूसरा आपका कस्टम ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, कस्टम ड्यूटी, पहले आप लोगों ने सुना होगा सर्विस टैक्स भी था, वैट भी था, सेल्स टैक्स भी हुआ करता था। इन सारे के सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया किसके अंदर में, जीएसटी। और एक और टैक्स बचा आपका कस्टम ड्यूटी। आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में दोनों ही पोर्शंस हैं, मतलब कस्टम ड्यूटी भी है और जीएसटी भी है, राइट। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स में इंडिया में दो टैक्सेस हुआ करते थे, एक तो इनकम टैक्स जो कि आपकी इनकम पर लगता है, दूसरा कौन सा, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स किस पर लगता है, वेल्थ पर। किस पर लगता है, वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, आपके पास में घर है, बंगला है, गाड़ी है, सोना चांदी है, कैश है, ये सब किस में काउंटिंग होता है, वेल्थ में। किस में काउंटिंग होता है, वेल्थ। इस वेल्थ पर क्या लगता है, वेल्थ टैक्स। गवर्नमेंट ने इस वेल्थ टैक्स को कुछ साल पहले एबॉलिश कर दिया। कारण ये था कि सरकार का या लोगों का ये कहना था कि एक पर्सन जब इनकम कमाता है उसी इनकम की मदद से वो अपनी वेल्थ खरीदता है। एक पर्सन जब इनकम कमाता है उसी इनकम की मदद से वो क्या करता है, वेल्थ खरीदता है। तो जब वो इनकम कमा रहा है उससे इनकम टैक्स ले रहे हैं, फिर उसी पैसे से वो वेल्थ खरीद रहा है तो फिर उससे फिर से वेल्थ टैक्स ले रहे हैं। जैसे मैंने अगर 1 करोड़ रुपए कमा और 1 करोड़ रुपए से अगर सोना खरीद लिया तो 1 करोड़ रुपए पर तो पहले ही मैंने टैक्स दिया है, फिर जो सोना मेरे पास से पड़ा वो आप कह रहे हो उस पर भी टैक्स दो, तो ये कहाँ की इंसाफ है। तो इसीलिए आप इनकम टैक्स सरकार ने रखा हुआ है, वेल्थ टैक्स को गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया, हटा दिया, राइट। तो अपने को भी ऑब्वियस सी बात है, अपने को मेनली 3 एक्ट ये पढ़ना है, क्या क्या, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इन सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस यू हैव टू रीड 3 एक्ट्स, 3 चीज़ें आप लोग को पढ़ना है, 3 लॉ इनफैक्ट मैं कहूँगा पढ़ना है।
इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, राइट। अब हम अगर बात करें तो हमारा जो सीएस एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस है उसके अंदर में आपका जो ये टैक्स का जो कि ये पोर्शन है, इसमें डायरेक्ट टैक्स इज ऑफ 50 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अगेन ऑफ 50 मार्क्स, राइट। वी विल बी स्टार्टिंग विद द डायरेक्ट टैक्स पोर्शन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। हम आज से डायरेक्ट टैक्स पोर्शन से स्टार्ट करें जो कि आपका 50 मार्क्स ही कवर करेगा। एक और पोर्शन है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का जो कि अगेन आपका 50 मार्क्स कवर करता है। आप लोगों को पता ही है कि आपके एग्जीक्यूटिव लेवल में जो टैक्स का पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। कैसा है? कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। फॉर ईच राइट आंसर यू गेट 1 मार्क्स, बट फॉर ईच रॉन्ग आंसर इट विल नॉट बी लाइक 80, आपको 0 नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको -0.25 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अपने को ध्यान से करना पड़ेगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हम लोग समझ लिए। अच्छा, हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं क्या? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स की। तो मैंने आप लोग से कहा कि हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इनकम टैक्स लॉ। वी आर गोइंग टू रीड इनकम टैक्स लॉ। अच्छा, इस इनकम टैक्स लॉ का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान सुनिएगा। एक तो पहली बात ये भी समझिएगा, कई लोग कहते हैं कि सर ये थ्योरेटिकल पेपर है कि प्रैक्टिकल पेपर है, ये मेरे से कई लोग पूछते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ थ्योरेटिकल पेपर विच हैज़ गॉट न्यूमेरिकल्स इन इट, मगर इसका जो बेस है वो क्या है? थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी आता है, अगर आपको इसके प्रोविजंस आते हैं तो फिर आप इसका न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। अच्छा, अब हम फिर से आते हैं उसी बात पर, उसी चर्चा पर कि ये इनकम टैक्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो इनकम टैक्स लॉ से हमारा मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स लॉ से हमारा मतलब, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को कहते हैं कि हम उसका लॉ पढ़ेंगे या उस चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ उसके एक्ट को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ उसके एक्ट को नहीं पढ़ते, उसके अलावा और भी चीज़ों को हम लोग उसके अंदर की पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम इनकम टैक्स लॉ को पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर में देयर विल बी 5 कंपोनेंट्स विच वी हैव टू रीड। 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। कोई भी चीज़, कोई भी लॉ होता है ना, उनमें बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स होते ही हैं, 4-5 होते हैं बेसिकली। जैसे पहला हो गया हमारा इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। ये एक्ट कब बना था? 1961। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 47। और रिपब्लिक 1950, 26 जनवरी 1950। और उसी के कुछ सालों के अंदर में हमारे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट लगा दिया गया था। अच्छा, क्या इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले भी इनकम टैक्स रहा होगा? था। बताऊं कैसे? जो लगान आप लोगों ने सुना होगा वो एक तरीके से क्या था? आप जितना कमाओगे, जितना उगाओगे, वो एक तरीके से टैक्स के रूप में सरकार, अंग्रेज जो है हर किसी से वसूल करते थे। अंग्रेजों के पहले राजा महाराजा इसको लेते थे, सो दे यूज टू टेक। तो ये टैक्स तो हमेशा से रहा है। खैर, अभी जो हम लोग जो टैक्स जो कि पढ़ रहे हैं वो हमारा इंडिया के रिपब्लिक होने के बाद का पहला टैक्स लॉ है। और वो कब से आया? वो आया आपका 1961 से। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको 1961 कहा गया। अच्छा, किसी को पता है कंपनीज एक्ट अभी हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? 2013। एप्लीकेबल कब से हुआ था वो? 1956 तो दूसरा एक्ट हो गया। वो एप्लीकेबल भी आपका 2014 में हुआ था। तो ये एक्ट भी 1961, ये एप्लीकेबल आपका 1961 में नहीं हुआ था, 1962 में हो गया था। खैर, इस पर हम लोग और आगे शेयर पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ोगे इसी इनकम टैक्स लॉ का एक पोर्शन होगा क्या? फाइनेंस एक्ट। ये हमारा फाइनेंस बिल, आप लोगों ने यह बजट सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म बजट। बजट क्या? नहीं, एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज फाइन, बट बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं हर साल, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप सब
जो लोग ईटी का एग्ज़ाम देकर के हैं उनका तो एटलीस्ट जीके या करंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने गूगल नहीं किया हो उस समय, ठीक है। तो फिर आगे आइए, फिर फटाफट अगला क्या होता है, इनकम टैक्स। इस लॉ के अंदर में हम लोग कुछ रूल्स भी पढ़ते हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये क्या होता है ये हम लोग बताएंगे। फिर हम कुछ सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस भी पढ़ेंगे सीबीडीटी के द्वारा इशूड। सीबीडीटी कौन है समझ लीजिएगा एक बार पहले। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बेसिकली जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे फाइनेंस का हेड है इंडिया का, राइट। अब वो सब कुछ खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो फिर उसने अलग अलग अथॉरिटीज बना दी स्पेशली टैक्सेस के लिए। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए अलग एक बॉडी बना दिया, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग एक बॉडी बना दिया, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जो बॉडी है वो कहलाती है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्या कहलाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो इसके भी कुछ सर्कुलर क्लैरिफिकेशन है, वो भी हम लोग पढ़ते हैं, ये समझेंगे। और फिर जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस में क्या आ गया, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके डिसीजंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, ये सब समझेंगे बात को। आप बात समझिए कि कोई भी लॉ बनता है, जैसे इनकम टैक्स का लॉ बना या कानून उसका बना, या जो लोग लॉयर होते होंगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो सिर्फ उस एक्ट की किताबें नहीं रखते, उस एक्ट के और भी चीज़ों को रखते हैं। जैसे कि उससे जुड़े हुए कुछ केसेस पास्ट में आए, उससे जुड़े हुए कुछ रूल्स कभी उसकी बॉडी ने बनाए, वो सब के सब चीज़ें यहाँ पर मिला करके हमारे इनकम टैक्स का पार्ट बनते। तो इनकम टैक्स लॉ की अगर हम बात करें, हमको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, तो इनकम टैक्स लॉ के हमारे कितने कंपोनेंट्स हमको पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, 5 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स हमको पढ़ने हैं, 5 कंपोनेंट्स हमको पढ़ने इनकम टैक्स लॉ के। क्या क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय सीबीडीटी और जुडिशियल डिसीजंस। अब एक एक करके चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑलरेडी यू हैव सीन, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1/4/1962। इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया भर में एप्लीकेबल है। अच्छा, क्यों ये लाइन लिखना जरूरी होता है या होता था? यस, जे&के की नोटंकी थी, ठीक है। अब वो ख़त्म हो गई, आर्टिकल 370 वो ख़त्म हो गया। तो आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को एक स्पेसिफिक एक दर्जा मिला हुआ था, कोई भी लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल तभी होगा जब वहाँ के सरकार उसको पास कर देगी, राइट। तो अब वो चीज़ें हट गया। तो वैसे भी हटा नहीं भी तो भी इनकम टैक्स तो शुरू से ही इट वॉज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था, राइट। फिर एक्ट कंटेन्स कितना, 298 सेक्शंस, 14 शेड्यूल्स। इसमें 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल्स है। तो क्या सर अपने को पूरे 298 सेक्शंस पढ़ने हैं क्या? नहीं, ठीक है सर। क्या हम लोगों को इनकम टैक्स के अंदर में सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा क्या? जवाब है नहीं। कुछ सेक्शन नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, जो सेक्शन नंबर मैं आप लोगों से बोलूँगा बस वही सेक्शन नंबर आप लोग मार्क करेंगे और वही सेक्शन नंबर आप लोग को याद करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट नथिंग एल्स दैट यू नीड टू रीड, राइट। फिर इसमें कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? देयर आर ओवरऑल 14 शेड्यूल्स। अच्छा, इट इज़ अ रेवेन्यू लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू लॉ? हर साल भर पर लगने वाला। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपकी साल भर की इनकम पर लगता है। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग, रेवेन्यू वर्ड का मतलब भी क्या होता है? रिकरिंग। हर साल भर की इनकम पर आपका अप्लाई होता है। इट इज़ नॉट वंस यू हैव पेड फिर 5 से 6 साल की छुट्टी, नहीं, हर बार हर साल लगता रहेगा, हर साल चेंजेस भी होता रहेगा। सो सिंस इट इज़ अ रेवेन्यू लॉ, अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आर रिक्वायर्ड। एंड हु विल ब्रिंग सच चेंजेस? हमारा फाइनेंस एक्ट शैल ब्रिंग सच अमेंडमेंट्स। आप लोगों ने सुना ही होगा, हर साल बजट में आपके टैक्स का रेट चेंज हो जाता है। उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इस फाइनेंस एक्ट के साथ में बदलती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे बजट में सिर्फ हमारा टैक्स का रेट ही नहीं, हमारे बहुत सारे प्रोविजंस, हमारे बहुत सारे संविधान चीज़ों में बदलाव होते हैं। क्यों होते हैं? एनी आइडिया?
वाई डू वी, एक कोई नियम बना दिया फिर उसको बार बार बदलना क्यों पड़ता है? यस, उन चीज़ों में कुछ लूपहोल्स, कुछ कमियां रहती हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके ईजाद किए हुए होते हैं कि कैसे करके एग्जिस्टिंग प्रोविजंस का इस्तेमाल करके वो लोग अपने टैक्सेस को गलत तरीके से बचाएं। दो तरीके होते हैं, एक सरकार ने हमको जो तरीका बताया उसका सही तरीके से यूज़ करके अपने टैक्सेस को बताएं। दूसरा एक तरीका यह भी होता है कि हम सरकार के बताए हुए तरीकों का कुछ लूपहोल ढूंढ लें और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो है अपने टैक्सेस को बचाएं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम पर इन चीज़ों को चेंज करती रहती है, अमेंड करती रहती है। सरकार को जैसे ऐसे करके समझ में आता है तो सरकार अमेंडमेंट्स लेकर के आती रहती है, उनमें चेंजेस लेकर के आती रहती है ताकि उन चीज़ों को और भी रोका जा सके, उन गड़बड़ियों को और भी कम किया जा सके, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? ये सब चीज़ें हमारे फाइनेंस बिल के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है? हमारे फाइनेंस बिल। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड अ बजट? बिल एंड एन एक्ट। कोई भी बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है? वेरी गुड। कोई भी बिल जब वो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में पास हो जाता है और वो प्रेसिडेंट का अगर एसेंट पा जाता है, प्रेसिडेंट ने उसको अगर साइन करके पास कर दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा? आपका एक्ट बन जाएगा। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल एवरी ईयर दे प्रेजेंट बजट नोन एज फाइनेंस बिल। कब? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, first working day of February. Initially it used to be in the last working day of February. पहले कब हुआ करता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। इस बार का जैसे यूपी के इलेक्शंस कब हुआ था? 2021 में हुआ था? 2022 में नहीं, 21 में हुआ था ना शायद। तो 2021 में जब इलेक्शंस हुआ तो उसके 5 साल और पहले 2016, तो 2014 में सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। 2016 में यूपी में इलेक्शंस होने थे, यही अप्रैल के महीने में होते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में। अच्छा, जब मार्च अप्रैल के महीने में जब इलेक्शंस जब होते हैं तो सरकार के ऊपर में एक रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि आप कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा प्रॉमिस, कोई भी ऐसा बजट, कुछ भी ऐसा चीज़ें पेश नहीं करेंगे जिससे कि लोगों का सेंटीमेंट आपके प्रति पॉजिटिव हो जाए। जैसे कुछ अभी इलेक्शन आने वाला है तो लोग क्या करते हैं? बहुत सारा वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये रेस्ट्रिक्शन होता है। तो अब देखो, उस समय सेंटर पे बीजेपी की गवर्नमेंट जस्ट आई थी 2014 में। 2016 में जब यूपी का इलेक्शन होने वाला था तो उस समय क्या हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इसमें तो कुछ भी बड़ा प्रॉमिस कर ही नहीं पाएंगे, हम कुछ भी इसमें बड़ा चेंजेस लोगों के लिए कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस बजट की डेट को, जो कि फरवरी के लास्ट में होता था, उसको चेंज करके फरवरी के बिगनिंग में कर दिया। आपको अगर कोई भी लॉ, कोई भी कानून समझना है ना, तो थोड़ा सा तो पॉलिटिक्स समझना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपको पढ़ना है, समझना है, एंजॉय करना है, तो सिर्फ मोटा मोटी बात समझ नहीं तब तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। मगर अगर उसके इन डेप्थ की चीज़ों को जाएंगे तो फिर इन डेप्थ में यही चीज़ था कि बजट हमेशा कब पेश होता था? 2016 के पहले आप देखोगे तो फिर वो हमेशा पेश होता था आपका लास्ट में। उसको चेंज करके कब कर दिया गया? फर्स्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये एक कारण था जब हमारा जो है फाइनेंस एक्ट फेब के फर्स्ट वर्किंग डे में आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, फर्स्ट वर्किंग डे में आएगा फाइनेंस बिल, जिसको हम बजट भी कहते हैं, उस पर डिस्कशन होगा, फिर वो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट का एसेंट पाने के बाद में फिर वो फाइनली एक्ट बन जाएगा, राइट। अच्छा, आप लोगों को पता है जिस साल सेंटर के इलेक्शंस होते हैं, सेंटर के, जैसे अभी 2014 में हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 2024 में होगा, हर 5-5 साल में होता है ना। तो 2024 में जैसे होगा, तो 2024 में जब सेंटर का जब इलेक्शन होगा तो उस साल जो ये बजट है ये 2 बार पेश होगा। एक फेब के महीने में आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरिम बजट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इंटरिम बजट। वो एक फाइनल बजट नहीं हो पाएगा,
क्योंकि आपका इलेक्शंस मई जून के अराउंड में होता है। सेंटर का जो इलेक्शंस होता है वो मई जून के अराउंड में होता है। फिर एक बार जब सेंटर का जब इलेक्शन जब हो जाएगा ना मई जून के अराउंड में, फिर इलेक्शन हो जाने के बाद में जो भी पार्टी विन करेगी फिर वो अपना एक फाइनल बजट पेश करेगी, और फिर वो फाइनल बजट के बाद में फिर जो है जो भी जैसा भी डिस्कशन होगा उसके बाद में फिर वो एक्ट बनेगा। तो ये कब होता है, ये जिस साल इलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस साल 2 बार बजट पेश होता है, तब भी दोबारा बजट निकालना पड़ता है। रूलिंग पार्टी क्या करती है, रूलिंग पार्टी तो इंटरिम बजट को तो भयानक तरीके से ऐसा निकालेगी ना कि जिससे लगेगा लोगों के बेनिफिट ही अब करने वाली है। 4-5 साल में तो हम कुछ नहीं किए, मगर अब अगले साल जो है वो करने वाले हैं कुछ ना कुछ। हम एक मौका हमको और दे दीजिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर वो इंटरिम बजट के बाद जो फाइनल बजट आता है वो कुछ अलग ही रहता है, उसकी रूपरेखा ही अलग रहती है। ऐसा 2019 में भी हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने दोनों के दोनों बजट को पेश किया था, तो वो एकदम ही शायद निर्मला सीतारमण जी या उसने सॉरी पीयूष गोयल जी ने, तो इंटरिम बजट शायद पीयूष गोयल जी ने पेश किया था, और जो फाइनल बजट जो कि पेश किया था वो निर्मला सीतारमण जी ने। मगर पार्टी तो वही थी ना, बीजेपी वॉज द पार्टी, राइट। सो आइए ध्यान से देखते हैं। तो फाइनेंस बिल क्या होता है ये, whenever government wants to make any changes in income tax, government proposes by doing it so in the ये therefore finance bill। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर finance minister presents the finance bill as part of union budget before the parliament, right। finance bill basically हम लोग कह सकते हैं कि budget is a very exhaustive thing, उसमें और भी चीजें आती हैं। finance bill is a part of budget, फाइनेंस बिल इज अ पार्ट ऑफ द बजट। बजट में और क्या क्या होगा, गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू का एस्टिमेट, उसके अंदर में एक्सपेंसेस का एस्टिमेट, तो वो पूरा चीज़ होगा। तो बजट का एक पार्ट होता है क्या, मेजर पार्ट क्या होता है, फाइनेंस बिल। फिर फाइनेंस बिल कंटेन्स वेरियस अमेंडमेंट्स एंड टैक्स रेट्स ऑफ डायरेक्ट एंड राइट रेट्स आर गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल व्हिच इज अटैच्ड इन द फाइनेंस बिल्स। तो 4 पार्ट्स होते हैं हमारे फर्स्ट शेड्यूल के, जिसके रेट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो क्या क्या होता है, इट कंटेन रेट्स फॉर इनकम टैक्स फॉर वेरियस एसेसिस। जैसे आपने कहा सिर्फ इंडिविजुअल्स पर लगता है ना, इंडिविजुअल्स पर भी लगता है, पार्टनरशिप फर्म्स पर भी लगता है, कंपनीज पर भी लगता है, आपके एओपी पर भी लगता है, कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी लगता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पर भी लगता है। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स जिन पर अलग अलग टैक्स रेट अप्लाई करता है, राइट। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इन पर भी टैक्सेस लगते हैं, राइट। फिर आगे आते हैं हम लोग, इट कंटेन्स रेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। क्या आप लोगों ने TDS सुना है, TDS कट गया, पेरेंट्स के मुंह से आप लोगों ने कभी अगर सुना होगा TDS डिडक्ट हो गया, TDS कट गया, सुना है कभी। TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें क्या होता है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स। सपोज करिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीपल आर वर्किंग, 100 पीपल्स आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। सो वो 100 लोग कुछ ना कुछ अपनी सैलरी कमाते होंगे। लेट से किसी की सैलरी 10 लाख, किसी की सैलरी 5 लाख होगी, किसी की सैलरी 8 लाख होगी, किसी की सैलरी 12 लाख होगी। लेट से सब पर एक कॉमन रेट ऑफ टैक्स लगता है 10%। तो सरकार को 10 लाख वाले से 1 लाख रुपए का टैक्स लेना है, 8 लाख वाले से 80,000 रुपये का टैक्स लेना है। ऐसे करके सरकार को 100 लोगों से टैक्स वसूल करना है कि नहीं करना है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या देखा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये देखा इन सब लोगों को इनकम कौन दे रहा है, हम। इन सब लोगों को इनकम कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा जब आप इनकम इनको देते हैं ना, उसी समय इनका टैक्स डिडक्ट कर लीजिए, टैक्स डिडक्टेड एट। अब मेरे सरकार क्या कहेगी, जिसको आप 10 लाख रुपए साल का दे रहे हैं ना, उसका 1 लाख रुपए आप काट करके दीजिएगा। तो उसको साल भर में आप 10 लाख रुपए मत दीजिएगा, कितना दीजिएगा, 9 लाख। जिसको आप 8 लाख रुपए दे रहे हैं ना, उसको आप 7,20,000 रुपये दीजिएगा, 80,000 रुपये आप मुझे दे दीजिएगा, एंड सो ऑन काट पीट करके आप ऐसा पेमेंट करिएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को 100 लोगों के पीछे नहीं भागना है। एक बड़ी मछली को गवर्नमेंट अगर पकड़ लेगी तो 100 मछलियां आप अपने आप पकड़ में आ जाएंगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वेरी गुड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर
एक और क्या होता है, इट कंटेन्स एडवांस टैक्स रेट। अभी हम आप लोग को डिटेल में जब पढ़ाएंगे फिर ये बताएंगे, आप लोग भी समझते होंगे। जैसे सपोज करिए कि अभी चल रहा है मेरा ईयर 22-23, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 ये ईयर चल रहा है। क्या इस ईयर की इनकम हम इस ईयर में टैक्स इस पर पे करेंगे? इसका टैक्स हम लोग कब पे करेंगे? क्यों सर, इस ईयर तो हम इनकम कमा रहे हैं, साल के अंत पर हमको पता चलेगा कि हमने कितना इनकम कमाया। वो भी साल के अंतिम दिन थोड़ी ना पूरा का पूरा इनकम निकाल लेंगे हम, टाइम लगेगा ना। साल का अंतिम दिन खत्म होगा, फिर उसके बाद में हम लोग अपना खाता बनाएंगे, खाता बनाने के बाद में फिर हम अपना इनकम का असेसमेंट करेंगे, ज़रूरत होगी तो फिर सीए से उसकी ऑडिट करवाएंगे, उसको चेक करवाएंगे और फिर जा करके हम अपनी इनकम को असर्टेन करेंगे, फिर उसके हिसाब से इनकम टैक्स निकालेंगे और फिर इनकम टैक्स को भरेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम, ऐसा थोड़ी ना है कि तुरंत हो जाएगा। 31 मार्च 2023 को सरकारी बंदे यहाँ पर खड़े हुए, अरे टैक्स दीजिए अपना, ऐसा नहीं होगा। वो कब होगा? अगले साल। मतलब 22-23 में जो इनकम कमाएंगे उसका टैक्स 22-23 में नहीं देंगे, 23-24 में देंगे। 22-23 में किस इनकम पर टैक्स देंगे? बात समझ रखनी, जो 21-22 में जो इनकम कमाए तो उसका टैक्स कब देंगे? 22-23। और जो 22-23 में इनकम कमा रहे उसका टैक्स कब देंगे? तो अब देखिए अब होगा क्या, आपने जो इनकम 22-23 में कमाया उसका टैक्स आप क्योंकि 23-24 में देना है तो सरकार को 1 साल के बाद में टैक्स मिलता है। मगर सरकार को लगता है कि हम अगर इतना दिन वेट करेंगे तो सामने वाला हो सकता है कि हमारा टैक्स चोरी करके भाग जाए, विजय माल्या नीरव मोदी बन जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी भैया तुम कमाई इस साल कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा टैक्स हमको इस साल देते जाओ। वो टैक्स क्या कहलाता है? हमारा एडवांस टैक्स। अभी मैं आप लोग को डिटेल में कुछ भी नहीं समझा रहा, सिर्फ मैं आप लोग को बेसिक चीज बता रहा हूँ। वो टैक्स हमारा कहलाता है क्या? एडवांस टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस साल इनकम कमाया उसी साल आप टैक्स पे करते जा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं पे एस यू अर्न एडवांस टैक्स। कैसे होता है, क्या चीजें होता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो एडवांस टैक्स किस रेट से जाएगा गवर्नमेंट को, ये भी होता है। फिर इसमें रेट आते हैं एग्रीकल्चर इनकम के भी। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एक्सेंट फ्रॉम टैक्स। इंडिया में जो आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं वो क्या होता है? किसानों से हम लोग टैक्स नहीं लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 4 रेट्स के बारे में किसमें अपना दिया होता है? मेनली फाइनेंस बिल के फर्स्ट शेड्यूल में। फाइनेंस बिल के, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही रहेगा उसमें, फाइनेंस बिल का फर्स्ट शेड्यूल में ये 4 चीजें मिलनी रहेंगी। ये 4 बातों के ऊपर में जरूर से पहले फाइनेंस मिनिस्टर का अगर कभी आप लोगों ने बजट स्पीच सुना होगा तो वो पहले इन 4 बातों के ऊपर में चर्चा करती हैं, बताती हैं कि रेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कहती हैं नो चेंज या चेंज या जो भी चीज़ें हैं। एंड देन लेटर ऑन फिर वो बाकी चीज़ें बताती जाती हैं कि सरकार इस साल कितनी रेवेन्यू कहाँ से लेकर के आए, कितना खर्चा करे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे, कितना रेलवे पर खर्चा करेगी, सो एंड सो चीज़ें। राइट, तो ये 2 पार्ट अपने लोगों ने कवर अप कर लिया जो कि हमको पढ़ना है किसमें? इनकम टैक्स लॉ। क्या क्या? एक तो इनकम टैक्स एक्ट और एक फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट जिसको आप लोग कह सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या? सीबीडीटी। सीबीडीटी के पास में अथॉरिटी होती है, पावर होती है, ये कुछ रूल्स बना सकती है। इसको पावर मिलती है इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर है उन्होंने की, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि सीबीडीटी अपने रूल्स कुछ अलग से बना सकती है। ये जो रूल्स बनाएगी ये कुछ पार्ट ऑफ इंडिया पर या कुछ स्पेसिफिक लोगों पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे एक जनरल मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोगों ने शायद सुना होगा इस बात को कि आप कैश पेमेंट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। सुना है आप लोगों ने? अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस में हैं तो कभी कभी कहते हैं कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन करेंगे या चेक के थ्रू करेंगे, ऐसे करेंगे। राइट, सुना होगा कभी आप लोगों ने। तो कैश पेमेंट इनकम टैक्स में डिसअलाउड होता है, मतलब वो करने में उसकी रोक होती है। राइट, 10,000 रुपये से ज़्यादा का आप कैश का पेमेंट किसी को नहीं कर सकते। कितने से ज़्यादा? 10,000। बट
ये कहा गया है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दे कैन बी डन। कुछ सर्कमस्टांसेस में आप इन खर्चों को कर सकते हैं। अब ये सर्कमस्टांसेस कौन बताएगा? सीबीडीटी। ये सर्कमस्टांसेस कौन बताएगा? सीबीडीटी। सीबीडीटी डिसाइड करेगा कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और किन किन सर्कमस्टांसेस में उसको ये 10,000 रुपये से ऊपर का कैश का पेमेंट अलाउ करना है। आप लोग बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 10,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट कैश में अलाउड है या डिसअलाउड है? डिसअलाउड, आप नहीं कर सकते, राइट। बट सीबीडीटी ने कुछ सर्कमस्टांसेस बता दिया जिन सर्कमस्टांसेस के तहत आप 10,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट कर सकते हैं। ये कौन बताएगा? सीबीडीटी। जैसे सीबीडीटी ने कहा कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद रहे हैं, सब्जी भाजी ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं, आज के रेट में तो अपने ठेले वाले भाइयों के पास में फ़ोन पे का वो होता है, मगर सबके पास तभी भी नहीं होता है, राइट। तो उस केसेस में क्या ये अलाउड हो पाएगा? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, कि आप 10,000 रुपये का ऊपर का सामान खरीद रहे हो मगर आप कह रहे हो कि हम जो है तुमको पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, ऑनलाइन। आप अपने घर के लिए मत सोचिए, बड़े रेस्टोरेंट के लिए सोचिए। उस बड़े रेस्टोरेंट में 10,000 रुपये का सब्जी भाजी आना कोई बड़ी बात, फिर वो कैसे करके पेमेंट करेगा? तो उसके लिए कैश पेमेंट इज दी ओनली ऑप्शन। तो सीबीडीटी ने ये अलाउ कर दिया कि अगर ऐसे लोग कैश में पेमेंट करते हैं इन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो अलाउड है। तो ये रूल कौन बना रहा है? सीबीडीटी। तो सीबीडीटी को पावर मिला इनकम टैक्स एक्ट के 295 सेक्शन के तहत में कि वो रूल्स बना सकता है। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे सीबीडीटी ने ये देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट का है स्टेट्स हमारे, वहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो बाकी सारे पार्ट ऑफ एरिया के लिए कुछ अलग रूल बना दिया, उनके लिए कुछ अलग रूल बना दिया। पॉसिबल है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर दीज रूल्स आर मेड एप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। व्हाट इज दिस ऑफिशियल गैजेट? क्या होता है ये? गवर्नमेंट न्यूज़ लेटर कह सकते हैं, न्यूज़पेपर न्यूज़ लेटर, ठीक है। उसमें नोटिफिकेशन के द्वारा आता है। सीबीडीटी फ्रेम्स न्यू रूल्स एंड अमेंड्स द एक्जिस्टिंग रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सीबीडीटी इन रूल्स को बनाता रहता है और चेंजेस करता रहता है, राइट। फिर आगे आ जाऊँ क्या? सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस। तो आप लोगों ने तीसरा पार्ट भी पढ़ लिया, राइट। अब चौथा पार्ट हमारा क्या है? सॉरी, चौथा पार्ट हो गया ना ये। तो पहला पार्ट क्या पढ़ा था? आपने इनकम टैक्स एक्ट, फिर फाइनेंस बिल, फिर आपने पढ़ा क्या? इनकम टैक्स रूल्स। अब चौथा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पार्ट हमारा क्या है? सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस इश्यूड बाय सीबीडीटी। अब देखो, ध्यान सुनो, जैसे हमारे इनकम टैक्स, ध्यान सुनिएगा, हमारे इनकम टैक्स में कोई नया प्रोविज़न आया। मैं नया क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग समझेंगे अभी ध्यान से। हमारे इनकम टैक्स में कोई नया प्रोविज़न आया, अच्छा कोई नया कानून, कुछ नया प्रोविज़न, कुछ नया रूल आता है, तो उसको समझने में कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है। कभी कभी भाषा ऐसी लिखी हुई होती है, कभी कभी चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं, गवर्नमेंट का जो लिखा हुआ चीज़ें हैं और गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है दोनों आपस में मैच नहीं करता, या एज इन जनरल पब्लिक हम लोग उसको नहीं समझ पाते। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एज इन जनरल पब्लिक हम उसको नहीं समझ पाते। तो एज इन जनरल पब्लिक जब हम उसको नहीं समझ पाते तो फिर सीबीडीटी के पास में पावर है कि सीबीडीटी उन चीज़ों पर कुछ सर्कुलर्स और कुछ क्लैरिफिकेशंस लेकर के आ सकता है। ये कौन लेकर के आएगा? सीबीडीटी के पास में पावर्स है कि वो उन प्रोविजंस पर सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस लेकर के आ सकता है। अब वो सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस भी देखिए हमारे इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट बन जाएंगे। हम जब कोई प्रोविज़न कोई नया आया, अभी अपने लेवल पर हो सकता है वो चीज़ें इतनी अप्लाई ना करें, मगर कोई प्रोविज़न कुछ नया आया तो उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए एज अ टीचर मुझे तो कई बार सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस को भी देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि सीबीडीटी का इस पर क्या कहना है, सीबीडीटी इस पर क्या समझा रहा है, क्या वो कहना चाहता है, ये चीज़ों के लिए हमको किस पर निर्भर होना पड़ता है? सीबीडीटी पर।
किस पर निर्भर होना पड़ता है? तो सीबीडीटी के पास में पावर है कि वो सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस ये सब चीजें इशू कर सकता है, राइट। फिर आगे सुनिएगा, लास्ट पार्ट हमारा क्या है? इंडिया में हमारे जुडिशियरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। हमारे जुडिशियरी के पास में इतनी पावर है कि वो सरकार को डांट भी सकता है, अब गलत काम कर रहे हो तुम, ऐसा भी बोल देता है कौन? जुडिशियरी। हाई कोर्ट ने कई बार यूपी गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को डांटे लगाई हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो खैर जुडिशियल डिसीजंस कैसे? क्योंकि वो जुडिशियल डिसीजंस जो होते हैं वो एक तरीके से लॉ का काम करते हैं, वो एक तरीके से बाइंडिंग होते हैं। अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे वी रिसाइड इन यूपी, हमारे यूपी में कौन सा हाई कोर्ट है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो अपने यूपी वालों पर बाइंडिंग होगा। मगर बिहार में साथ एक पटना हाई कोर्ट है ना, पटना में हाई कोर्ट। यूपी बिहार के लिए एक ही हाई कोर्ट है या अलग अलग है? चलो लेट्स अस्यूम कि यूपी का अलग है, पटना अपना, बिहार का अपना पटना हाई कोर्ट है। तो पटना में अपना अलग हाई कोर्ट है। तो यूपी वालों का डिसीजन जो है ना वो पटना वालों के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। यूपी का शायद किसी और स्टेट के साथ में मर्ज करके हाई कोर्ट पहले तो था, जब तक मैंने जीके पढ़ा था, राइट। तो खैर अगर सपोज करो हमारा यूपी का बिहार के साथ में भी मर्ज होता, मतलब एक ही हाई कोर्ट होता, तो जो यूपी के हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया है ना वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता? यूपी और बिहार दोनों जगह। मतलब हम लोगों को उसको बाइंडिंग होता है, उसको मानना पड़ता। अच्छा, अगर हमको उसको चैलेंज करना है तो हमको फिर कहाँ पर जाना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर लॉ आ गया, कुछ अगर चीज़ें आ गई, कुछ अगर डिसीजन आ गया कि नहीं इसमें ये कहना था, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब क्या होगा? वो पूरे इंडिया में बाइंडिंग हो जाएगा। हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ उसके जुरिडिक्शन तक में बाइंडिंग होगा, मगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सॉरी जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे इंडिया में बाइंडिंग होगा। अच्छा, आप लोगों ने लोअर कोर्ट्स भी सुने होंगे, तो इसमें भी लोअर कोर्ट्स होते हैं। इसमें जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो कहलाता है आईटैट। क्या कहलाता है? आईटैट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या कहलाता है? आईटैट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो देखिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव जजमेंट ऑन एनी disputes. All courts, appellate tribunals and income tax authorities as well as all the SSCs are bound to follow Supreme Court decisions. तो सभी को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना बाध्य है। Everyone is necessary to found to abide by what? Supreme Court decisions. This is compulsory thing. अच्छा, decisions by High Court, ITAT, Income Tax Appellate Tribunals are binding on all the SSCs and income tax authorities under their सिर्फ उनका जितना जुरिडिक्शन है। जैसे मैंने कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन यूपी और बिहार दोनों है तो यूपी और बिहार दोनों में माना जाएगा। अगर सिर्फ यूपी है, सिर्फ यूपी में ही माना जाएगा। हाउएवर इट कैन बी ओवररूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देर आर बेसिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ आर इनकम टैक्स लॉ। 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से? इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, फिर इनकम टैक्स रूल्स, फिर सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस। दोनों ही चीज़ें कौन इशू करता है? सीबीआई तुम कह देते, सीबीडीटी, फिर कौन? फिर जुडिशियल डिसीजंस। तो ये हमारे वो हो गए, राइट। अब देखिए, हमारा इनकम टैक्स का अपना एक चार्जिंग सेक्शन होता है। ये चार्जिंग सेक्शन ना आपको जो भी टैक्स के जो भी एक्ट होंगे ना उनमें आपको ये दिखाई देगा, चार्जिंग सेक्शन। मतलब आप किन चीज़ों पर आप टैक्स लगा सकते हैं और वो टैक्स की पावर कहाँ से आई, कहाँ तक लगा सकते हो। तो जैसे आपका इनकम टैक्स का भी एक अपना चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन 4, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स कैन बी चार्ज ऑन ऑल दी फॉर एनी असेसमेंट एट एनी रेट ऑन टोटल इनकम। किस पर लगता है? अपना टोटल इनकम पे लगता है। कहाँ की टोटल इनकम? इन अदर वर्ड्स, इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। यहाँ पर आते ये सही लिखा हुआ, इंडिया में इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन ऑन हिज टोटल इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ अभी इतना करते हैं, राइट।
अब यहां पर ये बात समझते कि इंडिया का मतलब क्या, व्हाट डज इंडिया मीन। तो कोई बताएगा इंडिया का मतलब क्या? अरे पूरी इंडिया, पूरी इंडिया, मगर इतना ही नहीं, उसके अलावा भी एक्सटेंड करता है। देखो इंडिया का मतलब क्या क्या होता है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान का सबसे पहला जो आर्टिकल्स है, कितने आर्टिकल्स हैं टोटल हमारे संविधान में? 395, नॉट श्योर, गैस किया क्या? पता है तुमको? पता है होगा, चलो इसको गूगल करके एक बार चेक लिया जाएगा। बट आर्टिकल 1 में हमारा क्या बताया है? हमारे संविधान के सबसे पहले आर्टिकल में क्या बताया है? हमारा इंडिया कहां तक एक्सटेंड करता है। उसमें वो वाला पार्ट भी आता है जो कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। खैर उसको किसी प्रोविजन के तहत में उसको भी एक्सक्लूड किया होगा जरूर से, क्योंकि वहाँ पर आपका इनकम टैक्स अप्लाई नहीं करता, बट वो भी हमारे आर्टिकल में एक पार्ट में जरूर से है, राइट। फिर आगे आते हैं, सिर्फ इंडिया वही नहीं, हमारी टेरिटरी का सिर्फ ये टेरिटरी वाला पार्ट ही नहीं, भूमि वाला पार्ट ही नहीं, जो हमारा एयर स्पेस है वो भी इंडिया ही कहलाएगा। इस एयर स्पेस से बोलने का क्या मतलब है? देखो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर एयर स्पेस में होती है तो यू कैन नॉट से दैट दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन इन द एयर स्पेस और हम इस पर टैक्स नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। दैट टू इज पार्ट ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो भी इंडिया का पार्ट है, राइट। फिर एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटोरियल वाटर, एक सेकंड सॉरी, पहले था इट्स टेरिटोरियल वाटर, नाउ व्हाट इज दिस टेरिटोरियल वाटर। तो जो हमारा इंडिया, जैसे सपोज करिए अगर कोस्टल लाइंस पर हम लोग जाएं, मतलब जो समुद्र के पास वाला एरिया हुआ, ये सब कोस्टल स्पेस के पास वाला, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, कितना? मतलब ये जो हमारा कोस्टल लाइंस है इससे कितना? 12 नॉटिकल माइल्स। सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो 1 नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.84 किलोमीटर। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना? 12 इंटू 1.84, ये आपका आ जाएगा इन किलोमीटर्स। किस में आ जाएगा ये? किलोमीटर्स। तो 1.84 इंटू 12, ये आपका आ गया इन किलोमीटर्स। इतना एरिया इस पार्ट ऑफ व्हाट? इस पार्ट ऑफ व्हाट? इस पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब समुद्र में भी कितना पार्ट? एटलीस्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक का तो जो पार्ट है वो हमारा अपना खुद का क्या कहलाता है? टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। फिर हमारे टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का एयर स्पेस, एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटोरियल वाटर, जैसे इसके ऊपर का समुद्र का पानी का पार्ट ही नहीं, ऊपर का आसमान भी हमारा है। फिर सी बेड, जो समुद्र के नीचे जो कि सी बेड है, वो भी हमारा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसमें भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसमें भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज अगर आपके पाए जाते हैं, आपको पता है ना आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इसी सी बेड में पाए जाते हैं। जो तेल वेल जो कि उत्पादन होता है वो सब यहीं से होता है, राइट। तो सी बेड अंडरलाइंग इट्स टेरिटोरियल वाटर, सब सॉइल, फिर उसी के नीचे सब सॉइल आता है, वो भी सब किसका पार्ट है? इंडिया का। फिर देखो अभी यहीं पर नहीं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना टेरिटोरियल वाटर आया। इस 12 नॉटिकल माइल्स से और 12 नॉटिकल माइल्स तक एरिया क्या कहलाता है आपका? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। 12 नॉटिकल माइल्स इज व्हाट? और उस जहां पर वो 12 नॉटिकल माइल्स एंड होता है वहां से और 12 नॉटिकल माइल्स इज व्हाट? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। मगर अगर हम लोग बात करें फिर बेस लाइन से, हमारी इस बेस लाइन से टोटल कॉन्टिनेंटल सेल्फ कितना हो गया? 24 नॉटिकल माइल्स। कितना हो गया?
वो पूरा का पूरा इंडिया। अच्छा, इसके ऊपर में फिर इसमें फिर सी बेड, सबसॉइल और ये सब चीज़ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वो समुद्र वाला पार्टी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट और भी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया इसके अंदर में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक EEZ कितना, नॉटिकल माइल्स। अगर कादिर से अगर जोड़ने जाएंगे ना तो अपने लोग श्रीलंका तक पहुंच जाएंगे। अरे श्रीलंका होगा ही कितना दूर, समुद्र के रास्ते से देखोगे तो 300-400 किलोमीटर ही तो होगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो बेसिकली वहाँ तक अपने लोग क्या मानते हैं, किसका हिस्सा है, इंडिया का। दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को। या कोई और मैरीटाइम जोन है, इसको हम लोग रेफर ऐसे भी करते हैं कि TCEMA। TCEMA, T स्टैंड्स फॉर टेरिटोरियल वाटर, C स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, E स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कोई और मैरीटाइम जोन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबका सब किसका पार्ट हो गया है, आपका इंडिया का। TCEMA ये आपको ये यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है, TCEMA आप याद ऐसे भी कर सकते हो, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या कोई और मैरीटाइम जोन है। आई होप सो ये क्लियर है, ये देख लो एक बार। सो ये पूरा का पूरा हमारा कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये पूरा का पूरा हमारा इंडिया का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे आपने किसी ने कहा था ना कि इंडिविजुअल्स पर उसका अप्लाई करता है, तो मैंने कहा था नहीं, इंडिविजुअल्स पर अप्लाई से नहीं करता, और भी लोग हैं जिनके ऊपर मैं अप्लाई करता है। तो फिर देखिए किन किन लोगों पर मैं अप्लाई करता है। तो ये पर्सन्स मीन्स हु कैन अर्न इनकम, कौन कौन, इंडिविजुअल्स, फिर कौन, फैमिली, फिर कंपनी, फर्म, फर्म मतलब और LLP भी उसमें अपने आप से आ गया, फिर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब जो ऊपर के लोग हैं इन्होंने अपना कुछ एक एसोसिएशन बना दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आते हैं इसके अंदर में। फिर लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज बोले तो फिर नगर निगम, क्या इनको भी टैक्सेस देना है? यस। किसको टैक्सेस देंगे, क्यों ये लोग क्यों टैक्सेस देंगे? एक्चुअली जो नगर निगम जो कि टैक्स देगा ना, वो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को। हालांकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इनकम टैक्स नहीं देना होता है। एक बात सुनना, जिन लोगों ने GST पढ़ा तो आपको याद होगा कर, तो GST के अंदर में सेंटर और स्टेट दोनों आते थे। मतलब सेंटर और स्टेट कोई अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो उन पर, या गुड्स अगर प्रोवाइड अगर कर रहे हैं तो उन पर GST लगेगा। मतलब वो जिसको सर्विसेज दे रहे हैं या जिसको गुड्स बेच रहे हैं उस पर वो GST लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? वो अगर जैसे अगर सरकार अगर अपनी बसेस चलाती है तो उन बसेस पर सरकार GST लेती है आपसे, अपना जो किराया है उस पर GST ऐड करके लेती है। ट्रेन्स पर भी GST लगता है आपका, ऑब्वियसली स्लीपर पर नहीं लगता, मगर जो 3 टायर 2 टायर AC होते हैं उन पर GST लगता है 18%, ऐसे करके जो भी आपका रेट होता है वो रेट पर आपका GST लगता है। तो GST में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती हैं। इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता, मगर किसको देना पड़ता है, लोकल अथॉरिटीज़ को, क्योंकि ये टैक्सेस किसके पास में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स है, ध्यान समझिएगा। ये पैसा सरकार किससे ले रही है, लोकल अथॉरिटी से ले रही है। अब जैसे सपोज करो दिल्ली में लोकल अथॉरिटी नगर निगम बन गया आप वालों का, तो बीजेपी वाले क्यों आप वालों को पैसा छोड़ेंगे? कहेंगे ना तुम टैक्स उठा करके हमको दे दो। हाँ समझ में आ रहा कि नहीं? फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल, ये कौन होंगे? जो ऊपर में से कोई नहीं होंगे, वो कौन होगा? इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है। आप लोगों ने
वो होलिका दहन और होली वाली हिरण्यकश्यप वाली कहानी सुनी है? सुना है? क्या था वो? हिरण्यकश्यपु ने एक वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। क्या? कि ना ही मैं इंसान से मरूंगा, ना ही किसी जानवर से मरूंगा, ना ही किसी दानव से मरूंगा, ना ही किसी देवता से मरूंगा, ना ही किसी ऐसे से मरूंगा, ना ही दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा। सुना है आप लोगों ने? तो एक उसने एक ऐसा वरदान मांगा था। तो क्या? हाँ, ना घर में ना बाहर, ऐसा बहुत सारे उसने चीज़ों को कहा था, राइट। तो उसको लगता था कि वो अमर हो गया, राइट। बट भगवान ने कोई ऐसा रूप लिया जो कि ना ही इंसान था, ना ही जानवर था, ना ये था, ना ही वो था, और वो फाइनली उसको मार दिया, ठीक है। वैसे ही करके इनकम टैक्स में भी सरकार को लगा कि किसी ने कोई ऐसा रूप बनाया, कोई ऐसा फॉर्मेशन किया जिससे कि वो कहता है ना ही मैं इंडिविजुअल हूँ, ना ही मैं HUF हूँ, ना ही मैं कंपनी हूँ, ना ही मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, ना ही मैं AOP हूँ, ना ही मैं लोकल अथॉरिटी हूँ, तो तुम अब मेरे से टैक्स नहीं ले सकते। तो सरकार उससे क्या कहेगी? तुम कुछ भी हो, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सरकार मतलब हमारे लिए तुम एक आर्टिफिशियली से जुडिशियली पर्सन हो अगर, तो हम तुमसे टैक्स, मतलब ये उस काइंड ऑफ हिरण्यकश्यपु के लिए है, जो क्या था, एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ, मतलब जो एक ऐसा सोच में एक ऐसा इंसान बनाया हुआ जो कि सोच से परे है। तो मतलब क्या, किसी ने कोई ऐसा रूप बनाया जो कि ऊपर में से कुछ नहीं आता, तो फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? यूं तो ऊपर के सब में से कुछ ना कुछ आप आ ही जाओगे, मगर कुछ ऐसा बन गया अगर कभी बना दिया आपने, तो फिर आप किस कैटेगरी में आ जाओगे? आप इस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाओगे, राइट। अच्छा, HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है? फैमिली बिजनेस कैरी करते हैं। और कुछ? ये एक HUF के नाम से एक अलग से एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी अलग से एक लिमिट होती है, अलग से बेनिफिट होता है। इसमें जितने भी लीनियरली डिसेंडेंट मेंबर्स होते हैं और उनकी वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स, वो सब के सब इसके मेंबर होते जाते हैं। जैसे मेरे फादर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया HUF के फॉर्म में, तो हम 3 भाई हैं, सो वी 3 आर ऑब्वियसली द मेंबर ऑफ दैट HUF। हमारी अगर कोई बहन हो जो कि अनमैरिड हो, तो फिर वो भी उस HUF का पार्ट बन जाएगी। मेरी वाइफ उस HUF का पार्ट बन जाएगी। मेरा लड़का उस HUF का पार्ट जीवन भर रहेगा, उस HUF का पार्ट जीवन भर रहेगा। उसकी वाइफ, उसके नीचे जितने भी लोग आते जाएंगे, सब उसका पार्ट नीचे ऑटोमेटिकली रहते जाएंगे। मेरी अगर कोई डॉटर हुई, जब तक वो अनमैरिड है तब तक वो उसका पार्ट है। जैसे ही वो मैरिड हो जाएगी, वो उस HUF का पार्ट सैडली नहीं कहलाएगी, कानूनी तौर पर वो उस HUF का पार्ट नहीं कहलाएगी, राइट। आई होप सो ये क्लियर होगा। तो जितने भी लिनियरली डिसेंडेंट होते हैं वो सब के सब उस HUF का पार्ट होते हैं। ये लेट्स से एक HUF है हमारा जो कि मैंने स्टार्ट किया, मेरा खुद का स्टार्ट किया हुआ है। क्या मेरे पापा उस HUF के पार्ट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। मेरे लिनियरली डिसेंडेंट होंगे। मेरे भाई क्या उस HUF का पार्ट होंगे या नहीं होंगे? वो भी नहीं होंगे। मेरे पापा के HUF के पार्ट हम सब भाई, वो खुद और बाकी हमारे नीचे वाले सब होंगे, मगर जो मेरा HUF है उसका पार्ट हम और जो मेरे नीचे वाले हैं बस वही लोग होंगे। मगर मेरे फादर का HUF को स्टार्ट किया, वो उसका पार्ट वो उनके 3 बच्चे और उनके भी आने वाले बच्चे और वो सब लोग उसका पार्ट ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। आई होप सो ये क्लियर है HUF क्या है, राइट। तो HUF ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर में 1-2 टर्म और है। एक टर्म है SSC, असेसिंग ऑफिसर, फिर है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। ये सब पढ़ते जितना पढ़ सकते हैं आज, नहीं तो पर कल कुछ चीज़ें कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं SSC कौन। पहले समझते हैं हु इज एन SSC। तो ध्यान सुनिएगा, जैसे हम लोग जो इनकम टैक्स जो कि लगाते हैं ना, वो हर एक पर्सन पे नहीं लगाते। जैसे रिया, आप भी एक इंडिविजुअल हैं,
बट आप पर इनकम टैक्स अभी नहीं लगता, तो क्या आप एक एसएससी हैं? नहीं है। एसएससी मतलब कौन? जिस पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं, हम उनको कहेंगे क्या? एसएससी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एसएससी, असेसिंग ऑफिसर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये आपको दिखाई देगा हर एक जगह पर हम लोग यूज करेंगे। एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज these terms, so listen very carefully, right? So SSC कौन हुआ? SSC means any person, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर में इनकम टैक्स या उससे जुड़ा हुआ कोई भी सम पेबल होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, हमने इनकम टैक्स में ये कहा कि जिसकी भी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर होगी उसी को टैक्स देना है। मतलब जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक, क्या उसको टैक्स देना है? नहीं देना। आपकी इनकम नेट से 4 लाख रुपए है, तो क्या आपको इनकम टैक्स देना है? तो क्या आप एसएससी हो? नहीं, क्योंकि आपके ऊपर में इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो एसएससी मींस एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट। तो मतलब जिसके ऊपर में कोई भी पैसा, कोई भी सम ऑफ मनी पेबल होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा एसएससी। तो आपकी इनकम अगर 4 लाख रुपए है तो क्या आप एसएससी कहलाओगे? नहीं कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये तो लिख दिया, ये तो कह सकते हैं कि एक नैरो डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? इस नैरो डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉड करती है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत नैरो कर दिया सरकार ने। जैसे रिया की इनकम 4 लाख है, वो इनकम टैक्स से बाहर हो गई। अब सरकार कोशिश करेगी कि क्या रिया को इस इनकम टैक्स के अंदर में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? लिखा एंड इंक्लूड्स, ये लोग भी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। मतलब ये किन लोगों की बात कर रहा है? जो रिया जैसे, मतलब जो कि 4 लाख से, मतलब 5 लाख से कम इनकम वाले हैं। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? जो कि 5 लाख से कम इनकम वाले, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी लिए देखिएगा ध्यान से क्या, एवरी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर दिस असेसमेंट। मतलब जिसके ऊपर में कोई भी प्रोसीडिंग्स हम लोगों ने इनिशिएट कर दिया हो। जैसे ध्यान सुनिएगा, होगा क्या? सपोज करिए रिया कहती है उसकी इनकम 4 लाख रुपए है, मतलब रिया की इनकम जो 5 लाख रुपए से कम है, तो उसको इनकम टैक्स देना नहीं, इसलिए उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई डिटेल्स भी नहीं देना, उसको इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। मगर ये घूमती है BMW में, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, बहुत फॉरेन टूर पर जाती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या होगा? डाउट। मगर इनके ऊपर में कैसे प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें? जब ये कहते कि मेरी इनकम 7-8 लाख रुपए है और ये घूमते BMW में, तब तो इनकम टैक्स वाले से डिटेल्स मांग सकते थे कि तुम 7-8 लाख रुपए में कैसे घूम रही हो। मगर इन्होंने तो क्या कहा? हमारे तो इनकम उतनी भी नहीं है, हम तो 4 लाख रुपए कमाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और हम तो इनकम टैक्स देते नहीं, इसलिए आपको कोई डिटेल्स नहीं देंगे। हम एसएससी है ही नहीं, जो हमसे बात ही मत करो, तुम जाओ निकलो यहाँ से, हमसे बात मत करो। तुम ऐसे ही ना कहेंगी? अपने जब कोई गलत काम करते फिर क्या करते हैं? सामने वाले से बात ही करने से मना कर देते हैं, राइट? तो इन्होंने वैसे ही मना कर दिया। तो गवर्नमेंट अब उस केस में क्या करेगी? इनको एक नोटिस भेजेगी, और जैसे ही गवर्नमेंट इनको नोटिस भेजा, कोई प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ में इनिशिएट कर दिया, तो जैसे ही कोई प्रोसीडिंग्स इनके ऊपर में इनिशिएट हुई, वैसे ही ये क्या बन जाएंगी? एसएससी। तो एसएससी मतलब कौन? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग्स, कोई से भी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ। कोई भी प्रोसीडिंग्स इस एक्ट में स्टार्ट कर दिया गया हो, किस लिए? असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट का मतलब होता है गणना, गिनती करना, कंप्यूट करना। टू कंप्यूट, असेसमेंट मीन्स टू कंप्यूट। असेसमेंट करने के लिए क्या? असेसमेंट करने के लिए इनकी खुद की इनकम, हिज ओन इनकम, और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर विच ही इज लायबल। किसी और पर्सन की इनकम जिसके लिए आप ही लायबल हैं। हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो, वो मतलब लेट्स अज्यूम कि कोई है जो कि हैंडीकैप्ड है या जो कि नहीं बढ़ सकता,
उसकी इनकम भी आप ही के पास में आती है। सो यू आर ओनली पर्सन हु इज लायबल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई लॉसेस सस्टेन्ड बाय हिम और एनी अदर पर्सन। इनकम टैक्स में लॉसेस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए भी आपके ऊपर में सरकार प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। कैसे होते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू, कभी कभी आप टैक्स ज़्यादा पे करते तो गवर्नमेंट आपको पैसा वो रिफंड भी करती है। तो कोई भी किसी भी कारण से गवर्नमेंट ने आपके ऊपर में कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया है तो फिर आप क्या कहलाएंगे? आप एसएससी कहलाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो इनकम टैक्स भरते ही नहीं, हमको तो भरना ही नहीं, मेरी तो इनकम कम है, हम क्यों तुमको डिटेल्स देंगे, हम एसएससी नहीं है, फुटो यहाँ से, ऐसा नहीं कहा जा सकता, राइट। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अभी उनके ऊपर में खुद कोई प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट किया है, मगर उनको क्या कर लिया है, उनको एसएससी डीम्ड कर लिया है। समझाऊं ये क्या है? डीम्ड एसएससी का मतलब क्या हुआ? डीम्ड एसएससी आर द फॉलोइंग एसएससीज। कौन कौन? लीगल हायर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेनर्स, माइनर या लूनेटिक। लेट्स से मिस्टर ए, मिस्टर ए ने 21-22 में इनकम खूब कमाया, मगर क्या फायदा, क्योंकि वो टाइम भूल गया। टाइम का मतलब, ठीक है, तो अब उसकी जगह पर कौन आएगा? छोटा है, स्मॉल है, उसकी इनकम किसको मिल जाएगी? स्मॉल ए को। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, ये स्मॉल है, तुमको इनकम मिल गई मिस्टर ए की, अब इस इनकम पर तुमको ही टैक्स, क्योंकि अब मिस्टर ए से कैसे मांगेगी सरकार, तो अब किससे टैक्स मांगेगी सरकार? तो स्मॉल ए की क्या खुद की इनकम थी? ये स्मॉल ए की खुद की इनकम नहीं थी, इट वॉज नॉट हिज ओन इनकम, इट वॉज द इनकम ऑफ हिज फादर, इस मतलब जो लीगल हायर है, मतलब जिसके लिए वो लीगल हायर है, ये स्मॉल ए इज द लीगल हायर, ये वारिस है, तो जिसका ये वारिस है उसकी इनकम पर इसी को टैक्स देना पड़ेगा, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? डीम्ड एसएससी। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? बात समझ में रखनी, इसने 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा तो भी इसको क्या मान लोगे आप? डीम्ड एसएससी। फिर जो अपने फॉरेनर्स आते हैं वो जब भी इंडिया से जाते हैं हम लोग उनसे कहते हैं तो फिर तुम टैक्स दे के जाओ, या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बता के जाओ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आज तक हम लोग विजय माल्या नीरव मोदी को नहीं वापस लेकर के आ पाए, तो फिर कोई फॉरेनर जो कि विदेश में ही रहता है, विदेश में ही काम करता है, इंडिया में आया, कुछ पैसा कमाया, लेट्स से क्रिकेट ही खेला और खेल करके वापस चला गया, तो क्या आपको लगता है कि हम उससे संभव है उससे हम लोग टैक्स ले पाएंगे? टैक्स हम लोग उससे नहीं ले पाएंगे। तो या तो फिर हम उसको कहेंगे कि तुम उस फ्लाइट में तभी बैठोगे जब तुम टैक्स अपना दे दो। अब ये भी मुश्किल हो सकता है कई बार, तुम उससे फिर क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव अपना बता करके जाओ, क्योंकि तुम नहीं तो फिर किसी और को पकड़ करके उसे टैक्स वसूल करेंगे। बात समझ में रखनी। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेनर्स, माइनर्स भी खुद दे कैन नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। तो किसी माइनर ने अगर कोई इनकम कम कमाया तो फिर उनके बिहाफ पर टैक्स कौन पे करेगा? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर कोई लूनेटिक, कोई पगला अगर इनकम कमाया, अब कहोगे सर वो कैसे इनकम कमा सकता है? तो इनकम कमाने के बाद वो पगला गया, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज़्यादा पैसा कमा लिया, हाँ, पागल हो गया बेचारा। चलिए, सब कोई पैसे के लिए पागल ही हुए जा रहे हैं। अपने लोग वापस आते हैं इस टॉपिक पर, क्या? एसएससी। तो एसएससी का मतलब कौन? हर वो पर्सन जिसको कोई भी पैसा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पे करना है, मगर इसके अलावा भी कुछ और लोगों को इंक्लूड कर दिया। कौन? कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर में कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हो, या दूसरा जो भी डीम्ड एसएससी होता है, जिसको एसएससी मान लिया गया। ये कौन कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेनर्स, माइनर्स, लूनेटिक या लीगल हायर्स। फिर तीसरा,
एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। उसको एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट मान लिया। कई कई लोगों से क्या होता है, डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। कई कई लोगों से क्या होता है, जिनसे अपने को टैक्स नहीं लेना, जैसे लेट्स से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या लेट्स से कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। अब चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई टैक्स नहीं लेना, मगर हमने चैरिटेबल ट्रस्ट से क्या कहा था कि तुमको अपना रिटर्न्स भरना पड़ेगा। रिटर्न्स, आपने इनकम टैक्स रिटर्न या रिटर्न सब सुना होगा। उसमें क्या होता है, कुछ प्रिस्क्राइब डिटेल्स होते हैं। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न में क्या मांगेंगे सामने वाले से, इनकम टैक्स से जुड़े हुए कुछ प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स। जैसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट से क्या मांग सकते हैं, उससे ये कह सकते हैं कि भैया तुमको कितना कितना चैरिटी के पर्पज से तुमको कितना कितना पैसा है, हमको वो बता दो, किन किन लोगों ने दिया और तुमने उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया। इतना तो मान सकते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उस पर टैक्स दो, मगर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये भी हक नहीं कि वो इतना पूछ सके? इतना तो हक बनना चाहिए ना। इतना तो वो पूछ ही सकता है क्या, कि पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा आया तुम्हारे पास, मगर कितना पैसा तुमने खर्चा किया। टैक्स नहीं चाहिए तुमसे हमको। अब वो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर वो रिटर्न भी नहीं भरता है, क्या उसकी इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा? नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट नहीं किया, वो डीम्ड एसएससी भी नहीं है, मगर क्योंकि उसने रिटर्न नहीं भरा इसलिए उसको क्या मान लेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 टाइप के लोग आप कह सकते हैं कि एसएससी कहलाते हैं। एक वो जिनको टैक्स भरना है, अगर किसी को टैक्स नहीं भी भरना है तो फिर उसके ऊपर में कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई तो फिर वो भी एसएससी बन जाएगा। कोई डीम्ड एसएससी मान लिया गया, मतलब वो एज रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रहा है फॉरेनर का, माइनर का, लूनेटिक पर्सन का, या क्या, अरे हम लोग भी कुछ सुने ऐसा मत करो भाई, ठीक है। फिर कहाँ थे हम लोग? एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट, मतलब जिसने कोई भी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं किया, जिसने कोई भी प्रोविजंस को कंप्लीट नहीं किया, वो क्या कहलाएगा हमारा, एसएससी इन डिफॉल्ट, राइट। तो ये हो गए हमारे एसएससी की डेफिनेशन कंप्लीट। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशंस बाकी है। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, सो विल कंटिन्यू दिस इन टुमारोज क्लास, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।